नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अजय रैना जी का भी स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत है अजय जी, नमस्कार। धन्यवाद ओमकार जी। दर्शकों को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। और स्वास्थ्य ढीला होने के बावजूद अजय जी दर्शकों के लिए जुट रहे हैं, तो उनका विशेष आभार। धन्यवाद। अजय जी, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों लगता है कि ईरान उनकी हत्या करा सकता है? नंबर 2, उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने ऐसा किया, यानी मेरी हत्या करा दी, तो ईरान का नामो निशान मिटा देगा अमेरिका। क्यों ये स्थितियां परिस्थितियां पैदा हो रही हैं? और ये तो मदद लेकर के पहुंचने वाले थे प्रदर्शनकारियों के लिए, वो मदद कहाँ अटक गई, क्यों अटक गई? एक साल पहले ओमकार जी, हम लोग कितने एक्साइटेड थे हमें मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया एक्साइटेड थी, जो तंग आ रखी थी एक जिस तरीके पे काम चल रहा था दुनिया का कि सुपर पावर दुनिया को अफेक्ट करती है, पर किसी ने सोचा नहीं था कि एक साल के अंदर इतना ज़्यादा हमारा व्यू चेंज होगा, और विद रीजंस। और एक अच्छी बात है कि हम मानते हैं कि उस टाइम ये सोचते थे, आज वो नहीं निकला। ये जो बात इसने की है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो ईरान को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये आपको याद है जब ये जून में पिछले साल ईरान में अटैक होने किया था इन्होंने, जो नूरा कुश्ती की थी, उससे पहले भी इसने कहा था। तो उसके 2-3 तरीके हैं देखने के ओमकार जी। एक तरीका ये है कि यूएस में प्रेसिडेंट्स का मारा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मारे गए हैं पास्ट में, सर्वाइव भी किए हैं, 4 मरे और 1 सर्वाइव कर गया, और इसके ऊपर खुद तो गोली चली है बिफोर दिस थिंग, इसके इलेक्शन से पहले। तो जब खुद तो मरेंगे, तुमको भी ले मरेंगे वाला, ठीक है मैं तो मरूंगा ही, क्योंकि इसको मारने के बड़े कारण हैं और बड़े लोग हैं जिसको मारना चाहते हैं। किसकी कितनी कैपेबिलिटी है वो तो कोई भी डिबेट कर सकता है, बैठ के उसको एनालाइज कर सकते हैं, बट हाँ, यूएस का प्रेसिडेंट है और जो ऐसे वाला प्रेसिडेंट है वो हमेशा थ्रेट लिस्ट पे रहता है। इसको ना बलिदानी बनने का बड़ा शौक है, इसको नोबेल प्राइज लेने का बड़ा शौक है। तो कुछ चीज़ों कई बार होता है ना, इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं ओमकार जी। जब आप दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लेते हो, जो एक पिरामिड है, पढ़ा होगा जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, कि बेसिक रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है, बाद में आपको जिंदगी में से कुछ मिल जाता है ना, तो आप एक हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में चले जाते हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिज्म में चले जाते हैं, कुछ लोग दानी बन जाते हैं, कुछ लोग जैसे हमारे बिरला टाटा साहब थे, कुत्तों को ऑफिस में रख लो, सबके लिए दया रखो होता। और कई लोग होते हैं कि उनको वो तसल्ली नहीं होती, उनको वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल में भी मटेरियलिस्टिक गोल चाहिए होता है। तो उसमें एक ही है कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, मैं बड़ा शहीद गिनूं। तो इसकी फूकी भौकारें हैं। ये बेसिकली अब बिल्डअप कर रहा है कि ईरान को कैसे इन्होंने तबाह करना है। बिकॉज आज अगर कोई दुनिया में इसके डॉलर को जो खतरा है, जो उसने सऊदी के साथ चला के गेम चली, इतने साल गेम चला के रखी कि डॉलर के बिना आप तेल खरीद ही नहीं सकते, और अब वो खतरे में हिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ा एक वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स, अगर वेनेजुएला को ऐसे न्यूट्रलाइज कर दिया, तो जो जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसमें अगर एक लिस्ट बनाई जाए तो ईरान काफ़ी रिजर्व के हिसाब से काफ़ी ऊपर आता है। और अगर इसको ये पनिश ना करे या तोड़े ना, तो ईरान एक्चुअली, एक होता है ना बात कहना है, कॉन्सेप्ट क्या है, डी डॉलराइजेशन या डीलिंक करना डॉलर को क्रूड ऑयल के बिजनेस से, ये होगी कॉन्सेप्ट। जब उसे करने की बारी आएगी तो वेनेजुएला, क्यूबा, ईरान, ये वो कंट्रीज हैं जो उनको एक्चुअली एग्जीक्यूट करती है, बिकॉज उनके पास तेल था या है। तो ईरान की तबाही तो इसने करके, इसका तो मुद्दा है। फिर इजराइल का प्रेशर तो इसके ऊपर है ही है। लेकिन जो खतरनाक चीज़ अभी निकल के सामने आ रही है कि ये, क्योंकि हमने देखा कि इसकी नेवी जो है वेनेजुएला में बिजी है इस टाइम, और जो अभी पीछे आया बेड़िया ने कुछ नहीं किया, उसका रीज़न है कि भी मानते हैं कि इसकी जो नेवी थी वो पहुंच नहीं पाई। बिकॉज ईरान को आप कैसे हिट करोगे? ईरान के साथ जो बॉर्डर इराक का है उसमें यूएस प्रेजेंस नील के बराबर है। उसके बाद अगर आप सऊदी में चले जाते हो, या फिर कोई भी तीसरी कंट्री नहीं चाहती कि आप उसकी ज़मीन से, ईरान जैसे देश से, जो कि जिसको मैं हमेशा कहता हूँ वेस्ट एशिया का गुंडा है वो, कि आप मेरे मिट्टी से या मेरी सॉइल से आप ईरान जैसे देश से पंगा करो ताकि वो हमें फोड़े। उससे पहले क्या रखा है, जैसे अमेरिका से पंगा होगा, मैं अमेरिका के जितने दोस्त यहाँ जितने दोस्त हैं इसको उड़ा दूंगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचती है? ऑप्शन बचती है कि आपकी नेवी की जो फ्लीट है
वो अपने आप को ऐसी जगह पोजीशन करे जहाँ से आप ईरान को हिट कर सके, और आप जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज है उसको आप डोमिनेट कर सके। इसके लिए इसकी वेनेजुएला में इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट है इस टाइम कि इसकी नेवी की फ्लीट की कैपेबिलिटी आके यहाँ पे ब्लॉकेड लगाना या अटैक करना थोड़ा डिबेटेबल थी। दूसरा, बूट्स ऑन ग्राउंड ये कर नहीं सकता, वो इसकी प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन क्या बचती है? जो अभी ऑप्शन सुनने में आ रही है, अभी कितना सच है टाइम बताएगा, वो ये है कि टर्की के थ्रू, और जब इसने इसको बुलाया था सीरिया का जो टेररिस्ट प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है जुलानी, उसको जब बुलाया था इसने व्हाइट हाउस में हाथ मिलाया था, तो अंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि जुलानी जो है वो 1 लाख जिहादी इकट्ठे करेगा ISIS के, और वो जिहादी इराक से होते हुए ईरान में घुसेंगे। पहले उन्होंने क्या किया, जिसकी आप हिंट दे चुके हैं, कि प्रोटेस्ट करवाए, प्रोटेस्ट को बाहर से इसने सपोर्ट किया, वो टीवी पे कैमरा पे आ गए जहाँ पे प्रोटेस्टर को मार रहे थे। बलोचिस्तान से जो घुसे उनको ईरानियों ने ठोका, जो कुर्द अंदर आए उनको टर्की ने खुद ही ईरान को बता दिया। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स और बड़ी गंदी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ईरान। इसको सिर्फ ईरान नजर आता है, जो गल्फ के नेशंस हैं उनको और भी नजर आता है। टर्की ने क्यों ईरान को बोला कि जो कुर्द हैं वो तुम्हारे यहाँ प्रोटेस्टर बन के आ रहे हैं, बिकॉज उसको पता है कि मरते मरते ईरान बाकी किसी का नुकसान करे ना करे, वो अमेरिका के जो दोस्त हैं खाड़ी में, जिसमें सऊदी अरबिया, कतर, टर्की, कुछ हद तक जॉर्डन, ऑफ कोर्स इजराइल, इनको ईरान अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मरते मरते इनको हिट करेगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि इस टाइम वो उसे हिट हो। तो वो ये भी कहा गया था 2 हफ्ते पहले या पिछले हफ्ते जब लड़ाई का चांस बना था और नहीं हुआ था, ये कहा था कि सऊदी और बाकियों ने रिक्वेस्ट की थी अमेरिका को कि आप यहाँ पे ईरान पे अटैक मत कीजिए। तो उसका भी ऑप्शन क्या बचती है? अगर नेवी नहीं आ रही, अगर आपके पास कन्वेंशनल अटैक बूट ऑन ग्राउंड आप कर नहीं सकते, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि आप सामने आके मत करें, तो फिर ये कि अब जिहादियों को घुसेड़ दो। अब 1 लाख जो जिहादियों की बात हो रही है, अगर हम मैथमेटिक्स या नंबर्स में देखें तो 1.5 लाख के आसपास IRGC है ईरान के पास, और 90,000 से 1 लाख उसकी मिलिशिया है जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है। तो 2.5 लाख उसकी फौज है ग्राउंड वाली, बाकी नेवी थोड़ी सी एयरफोर्स हो मिला के। और कैपेबिलिटी वाइज ईरान कैपेबल नेशन है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे सीरिया में रोल अप हो गया, पूरे असाद रजीम पूरी निकल गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बट इधर से वे अटैक करें, उधर से बलोचिस्तान में गर्म हो जाए, उधर से जो अरब डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सुन्नी डिस्ट्रिक्ट वो शुरू हो जाएं, कुर्द अपनी गेम खेलना शुरू कर दें, ईरान के लिए खतरा बढ़ सकता है। पर वो पूरे रीजन को ओमकार जी मान के चलें, अगर ऐसा हुआ पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और ईरान मरते मरते क्या करेगा इसकी भी वो गारंटी नहीं है। वो कितनी तबाही करेगा पता नहीं, बिकॉज खुमैनी ने अपनी जिंदगी जी ली है, उसको अपना क्लियर फ्यूचर है, कहाँ जाना उसने, ऊपर ही जाना है। तो अगर उसकी उस पर बन आई, ईरान ने भी तो कहा था ना कि खुमैनी पे अगर अटैक हुआ तो हम इसको बड़ा सीरियसली लेंगे। उन्होंने अपनी मिसाइल भी टेस्ट कर ली जो US पहुंच सकती है। तो हम एक बड़ी गंदी सिचुएशन में जा रहे हैं। आई मीन ये नहीं होना चाहिए, बर्बादी कहीं भी जब होगा। और कुछ लोग जो ये भी कह रहे हैं कि ठीक है 1 लाख जिहादियों को आने दो, इराक तो वैसे ही ख़त्म है कंट्री। तो जब वो ईरान के बॉर्डर पे आएंगे तो ईरान एक न्यूक्लियर अटैक करे, 1 लाखों को 1 लाख का तो पत्ता सीधे ही साफ कर दे। बट ये एक ऐसी भस्मासुर वाली चीज़ है, रक्त बीज है, ये ख़त्म नहीं होते। 1 लाख मारोगे तो 2 लाख और पैदा होके आ जाएंगे। तो इसका सारा श्रेय ट्रंप को जाता है। इसलिए ट्रंप को ये भी खतरा है कि शायद US में भी जो राइट थिंकिंग लोग हैं, जिनको लग रहा है कि ट्रंप गलती कर रहा है, शायद वो भी उसकी जान के पीछे पड़े हैं। तो उसकी थ्रेट एनालिसिस तो उसके पास है। एक तो था ना, ये परमानेंट खतरा तो होता ही है US प्रेसिडेंट को, पर जो इसने करतूतें की हैं घर के अंदर भी इसने लोगों को नाराज किया है। और जब चार्ली किर्क को मारा गया था, हमें से काफ़ी लोग आज भी मानते हैं कि वो इजराइल का एक सिग्नल था इसको कि ज्यूज़ का, कि तुम बिहेव कर लो, नहीं तो तुम्हारे राइट हैंड मैन के साथ जो हुआ तेरे साथ भी हो सकता है। सो अगर ये मरता है, या ये विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियाँ यहाँ करता है, तो सारे का सारा जिम्मेवारी इसके अपने सिर के ऊपर है। और हम 1 साल के बाद, इसके इलेक्शन के बाद यही सोच रहे हैं कि क्या नमूना यहाँ पे आ गया, इसने पूरी दुनिया को उल्टा सीधा करके रख दिया। जी अजय जी, नेतान्याहू भी नाराज हैं। शुरू में उन्होंने विरोध किया था जिस तरीके से इन्होंने गाजा पीस बोर्ड का गठन करके कुछ ऐसे देशों को शामिल कर लिया जिनको इजराइल बर्दाश्त नहीं करता है।
लेकिन इधर मैं देख रहा था कि नेतान्याहू ने भी कहा है कि ठीक है, हम शामिल होंगे इसमें, लेकिन शुरू में तो नाराजगी व्यक्त की थी उन्होंने। और इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये भी कि भारत को भी निमंत्रण, जबकि पाकिस्तान, टर्की, कई ऐसे देश वहाँ हैं, इन्होंने शामिल किए हैं, जो हमारी नीतियों के एकदम विपरीत है। देखिए, भारत को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, स्पेशली जब शांति की बात आएगी और आप भारत को ना इंक्लूड करें, ये तो हो ही नहीं सकता। हम जाए ना जाए वो हमारी बात है। एक लॉजिक बनता है कि एक देश है जिसका प्रधानमंत्री कीव भी जाता है, जिसका प्रधानमंत्री मॉस्को भी जाता है, और जिसके प्रधानमंत्री पे कहने पे मॉस्को अपनी रशिया लड़ाई रोक लेता है और बच्चों को निकालता है। तो एक हमारी स्टैंडिंग है, जो हमारे इंटरनल जो भी इश्यूज हैं वो उसकी हम बात किए जा सकते हैं, लेकिन बाहर तो लोग मानते हैं और हमने करके दिखाया है कि हम किसी भी लीडर से किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं। अब जो पीस प्लान बना था उसमें देखो ऑप्शंस भी क्या थी। इजराइल अपसेट तो था, इजराइल ने पहले कहा था टर्की नहीं आना चाहिए, फोर्स जो आएगी उसमें टर्की नहीं आएगी। टर्की नहीं आएगा तो इस पूरे बताइए आप वेस्ट एशिया में और कौन देश है जिसके पास इतनी फौज है कि वो यहाँ पे पीस कीपिंग के लिए भेज सके। तो आ जाकर बचा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के का तो उनका तो सपना है कि इसराइल को ख़त्म करना, लेकिन क्या है कि फिर एक, मैं हमेशा कहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स होती है ओमकार जी, और एक रियल पॉलिटिक होती है। और रियल पॉलिटिक में ये क्या है कि आपको सच्चाई का सामना करना पड़ता है। आप जितने मर्जी सिद्धांत वगैरह सोच समझ और साइड पे रख के, तो इसलिए चाहे जब रियल पॉलिटिक की बात होती है गाजा के ऊपर, तो फिर भारत को भी उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ सकता है जिनके साथ हमारे सिद्धांत नहीं मिलते, जैसे आपने नाम बताया कि टर्की, जिनकी पॉलिसीज हमारी टोटली डिफरेंट है। लेकिन आप देखें, इसराइल भी मजबूर है। इसराइल की स्ट्रेंथ क्या है कि उसकी न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में उसकी पकड़ है। ज्यूज अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, उनके मीडिया को कंट्रोल करते हैं, उनकी पॉलिसी मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। बट ऑन ग्राउंड इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अभी तक गाजा खाली हुआ नहीं है हमास से। और इसराइल एक बहुत छोटा देश है, उनकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी, हाँ मिसाइल से उड़ाना है किसी को, किसी मस्जिद को, जैसे हमने वीडियो देखे शुरू में, वो सब कर सकते हैं, लेकिन गली के अंदर जाके तय खानों में घुस के बंदों को मारने के लिए आपको बंदे भेजने पड़ते हैं। और उसमें उनकी काफ़ी ज़्यादा फटीक और थक गई है इजरायली आर्मी। और अंडरस्टूड है कि जब ऐसा होता है तो आपकी इकॉनमी में फ़र्क पड़ता है। 7 अक्टूबर के घटना के बाद तो इसराइल ने अपने वीज़ा इतने लिबरली देने शुरू कर दिए थे वेस्ट में कि आओ देखो हमारे साथ क्या हुआ। टिकट्स भी सब्सिडाइज कर दी थी। तो इकॉनमी भी हिट कर रही है। युवा जो है वो देश में, वो फौज में अंदर जाता है, लड़के ड्यूटी करके वापस आता है, फिर उसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। तो अंदर उनके इशू है, प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसराइल के अंदर है। हमारी तरह वहाँ पे भी ऐसे ग्रुप खड़े हो गए हैं जिन्होंने, जो कभी इसराइल के बारे में सोचा ही नहीं था, वो जो है वहाँ भी खड़े हो गए। इसलिए आपने देखा होगा इसराइल का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया था कि हम कुछ हज़ार मिसाइल जो है हम बर्दाश्त कर लेंगे अगर ईरान आएगा भी। बेसिकली वो ये कह रहा है अमेरिका को कि आप लड़ाई शुरू करो, क्योंकि हम सबका मानना है कि ईरान के ऊपर जब अमेरिका अटैक करेगा, जब इसराइल अटैक करेगा, बाकी कुछ हो ना हो, कतर पे अटैक हो ना हो, सऊदी पे हो ना हो, इसराइल का जीना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जो मिसाइल्स हैं, ईरान ने अब तक बेस्ट वाली यूज़ नहीं की, और पिछले सेकंड राउंड में उन्होंने आयरन डोम को काफ़ी हद तक पार कर लिया था। और मिसाइल ईरान की बहुत बढ़िया है। मैंने बीच में एक ट्वीट किया था ओमकार जी एक दिन कि अगर रशिया और चाइना मेरे साथ खड़े हैं तो मैं ईरान, हो सकता है मैं पहला अटैक कर दूं। तो लोगों ने कहा था वो कोई थोड़े लड़ने आता किसी के लिए, वो तो अंडरस्टूड है, रशियन ट्रुप्स थोड़े लड़ने जाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका की घबराहट यही थी कि इसराइल जो ईरान है वो कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर वॉरहेड बना सकता है, तो रशिया उसकी हेल्प कर सकता है। रशिया के पास यूरेनियम भी है और रशिया के पास टेक्नोलॉजी भी है। और फॉर ऑल वी नो कि रशिया के पास वॉरहेड इतने ज़्यादा हैं कि कुछ उठा के जहाज में भेज दिए कि लगा लो। इसी तरीके चाइना ने उनका स्टारलिंक ब्लॉक कर दिया, तो चाइना वहाँ पे फुल सपोर्ट दे रहा है। एयर डिफेंस रशिया बना रहा है, जहाज बेच रहा है रशिया। तो ये लड़ाई पिछले जून की तरह नहीं होगी वन साइडेड, ये कॉम्प्लिकेटेड होगी। और जैसे हमने शुरू में, मैंने फर्स्ट पार्ट में कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट होगी 2026 की अगर यहाँ लड़ाई होती है, क्योंकि पूरे एरिया को इम्पैक्ट करेगा। तो इसराइल की जो आप बात कर रहे थे, इसराइल रियल पॉलिटिक में देखता है कि वो यूएस पे डिपेंडेंट है।
एक लिमिट के आगे यूएस को भी काउंटर नहीं कर सकता, तो चूं चूं चां चां करके ही इज ट्राइंग टू वेट थ्रू। बट जब तक यूएस ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है, इसराइल कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा। बिकॉज नेतन्याहू की ये पॉलिसी 94, 95, 96 से बोल रहा है कि इसराइल में ईरान ने बस एक हफ्ते में बना लिया न्यूक्लियर, बनने वाला उसको ईरान को खत्म करना है। उसके लिए इसराइल कोई भी कीमत पे करेगा, इंक्लूडिंग डैमेज टू इटसेल्फ। तभी समय बताएगा कैसे अनफोल्ड होगा। जी। और अजय जी, ये ग्रीनलैंड को लेकर के जिस तरह की बहानेबाजियां अमेरिका के राष्ट्रपति ने की हैं कि चीन कब्जा कर लेगा, रूस कब्जा कर लेगा, तो हम ही कब्जा कर लेते हैं, ये क्या तर्क हुआ? और अब चीन की तरफ से भी इस पर बयान आ चुका। रूस के तो विदेश मंत्री ने ही कह दिया है कि ये तो ठीक है कि डेनमार्क का एज सच कोई सीधा हक नहीं बनता है, लेकिन अमेरिका का कौन सा बनता है? या इस तरह की चीजें जो हैं, कहना कि रूस आकर के कब्जा कर लेगा, हमारी तो कोई दिलचस्पी नहीं है ग्रीनलैंड में, और ना हमारी तरफ से ऐसा कोई एक्ट हुआ है। तो ये करेंगे क्या आप ग्रीनलैंड को लेकर के? ओंकार जी, करेंगे क्या कहना तो ऐसा जब आदमी बैठा हो बड़ा मुश्किल है। बट आप ये ने पूछा कि क्यों कहा, तो इसको बोगी कहते हैं। जब आप एक एक्शन करना चाहते हैं ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप उसकी एक बैकग्राउंड तैयार करते हो और एक शगुफा छोड़ देते हो। ये शगुफा है। आपने सदाम को मारना था, तो आपने कहा जी वो उसके अंदर केमिकल वेपन है, बायोलॉजिकल वेपन है, एक नहीं मिला, एक डेले का नहीं मिला। इतना भी नहीं कि खुद ही उठा के एक प्लांट कर लेते, एक दिखाई देते अमेरिका से लेके, वो भी नहीं कर पाए। तो ये इनका तरीका है। गद्दाफी को चेपना था, इन्होंने फिर एक कहानी बनाई। उसके बाद लीबिया का क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। अब ये ग्रीनलैंड के ऊपर कि रशिया, देखिए यही नैरेटिव लड़के यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की लड़ाई में यूरोप, खास करके यूके, ये कहता है कि रशिया को रोकना जरूरी है, नहीं तो रशिया पूरा यूरोप कब्जा कर लेगा। रशिया कह रहा है भाई मेरे को यूरोप पे कब्जा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने ना कभी सोचा ना मैं करूंगा। लेकिन उस बोगी को चला के देखो, यूक्रेन की लड़ाई चल ही रही है ना, 4 साल हो गए शायद, उसी बोगी पे चल रही है। वेराज बड़ा क्लियर है कि यूक्रेन की लड़ाई का कारण यह है नेटो का रशिया के ऊपर चढ़ना, उसके पड़ोस में आके खलबली मचाना और यूक्रेन में रेजिम चेंज करना था। तो ये बोगी कॉल देता रहेगा। अब कहानी ये है कि ये क्या करेगा, जैसे मैंने कहा बड़ा मुश्किल है। बट क्या होता हुआ नजर आता है कि ये यूरोप और अमेरिका के बीच में जो तनतनाई चल पड़ी है, और जिसमें आपने सुना होगा कि 5 सोल्जर फलानी कंट्री से, 20 सोल्जर बाकी कंट्री से चले गए। वो बेसिकली क्या है कि आप अमेरिका को ये दिखाना चाहते हो कि भाई अभी आप ग्रीनलैंड पे अटैक करोगे तो आप हम पे अटैक कर रहे हो, कि हम छोटे हैं, हमारे पास फौज नहीं है, लेकिन टेक्निकली आपने हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया। तो ये एक किस्म की, इसको कहते हैं, ये भी एक पॉलिसी होती है कि जब आप खुल के ना लड़ पाएं तो आप अपनी प्रेजेंस दिखाएं, और जब आपको मार पड़े तो आप उस मार में उनके पार्टी हो जाए, विक्टिम हो जाए। लेकिन अगर इस सिचुएशन में एक्चुअली अगर यूरोप जैसे बोल रहा है, जो एटीट्यूड वो दिखा रहा है और जो स्टैंड ले रहा है अमेरिका के खिलाफ, अगर सच हुआ तो यूरोप में तो हिम्मत नहीं है रशिया अमेरिका को रोकने की। इन दैट केस 2 पॉसिबिलिटी कि यूरोप, जो कि आज तक ये कह रहा था कि रशिया हमें खा जाएगा, पता चला यूरोप रशिया के पास चला गया कि हमें बचा ले, हमें कवर कर दे, बचा ले अगेन, कि वो रशिया को लड़ने नहीं आएगा ग्रीनलैंड में, बट उनकी मिसाइल्स और उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो कवर कर सकता है। आज ये भी बात उठ रही है कि चाइना को, यूरोपियन कंट्रीज करेंगी, चाइना को ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए यूरोप में, तो वो चाइनीज़ को भी बीच में अटकाने के चक्कर में। तो जैसे अगर यहाँ पे ईरान पे एक फ्लैश पॉइंट बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मेरे को सीधा सीधा लगता है कि ईरान पे कुछ किया तो हो सकता है चाइना ताइवान में कुछ कर दे, ताइवान को कैप्चर ना भी करे, वो शायद उसको ब्लॉकेट लगा के तंग करे, जैसे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। उसी तरीके का एक फ्लैश पॉइंट ग्रीनलैंड में बन रहा है। अब ग्रीनलैंड और ईरान में फ़र्क ये है कि ईरान गल्फ का गुंडा है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए आपने रशिया, वहाँ पे इसराइल बिठा रखा है। इसराइल से अब्राहम अकॉर्ड करा के आपने एक वहाँ पे कुछ बैलेंस करने की कोशिश की थी। आर्कटिक सर्कल की प्रॉब्लम यह है कि वो एक नई डेवलपमेंट है। अगले 10 साल में जो नेविगेशन के लिए आर्कटिक सर्कल खुलेगा, अगर आप आर्कटिक सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो ग्रीनलैंड उसके सेंटर में है। तो उसमें यह है कि जो ग्रीनलैंड पे कंट्रोल करेगा
वो उस ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगा। जैसे कि इंडियन ओशन रीजन में हम नहीं करते, हम बदमाशी करते नहीं है, लेकिन हमारी लोकेशन ऐसी है कि अगर हम चाहें तो दुनिया का ट्रेड डिसरप्ट कर सकते हैं इंडियन ओशन के थ्रू। तो इस पे भी एक अगेन फ्लैश पॉइंट होता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा उसका जवाब ये नहीं कि अमेरिका क्या करेगा, कुछ नहीं कह सकते। ऑप्शंस बड़ी उसके पास हैं। मिलिट्रियलिटी घुस जाए बेशर्मों की तरह, कोई क्या रोक लेगा, घुस सकता है। उसने ऑफर भी दिया भाई पैसे ले लो, पर सिटीजन में पैसे देता हूँ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन डेनमार्क वाले और ग्रीनलैंड वालों का अपना, सही बात है, अपना आत्म सम्मान होता है। और इस टाइम जो अमेरिका की इकॉनमी है, शायद 5 साल पहले कहता तो लोग आ भी जाते। अभी जो अमेरिका की इकॉनमी का हाल है अंदर का, और वहाँ फार्मर्स को प्रॉब्लम पड़ रही है, और वो जो ग्रीनलैंड वाले जो आज मीम्स बना के बता रहे हैं कि बर्फ पड़ी हुई है ग्रीनलैंड के, उसमें अमेरिकन ड्रग्स लगा के, फेंटेनल लगा के वो झूम रहे हैं। तो ऐसे वाला अगर इंप्रेशन है तो कौन आपके साथ जुड़ेगा? अगेन एक और फ्लैश पॉइंट जो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। लेकिन यूरोप और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते अचानक इतने टेंस हुए हैं, और जो आपने कहा कि कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि यूरोप जो है वो रूस से कहे कि भाई, तो इन सिचुएशंस के लिए जिम्मेदार तो ट्रम्प ही है साहब। बिल्कुल, पिछले 1 साल में जो दुनिया में उल्टा पुल्टा हुआ उसका हर जगह का ट्रम्प जिम्मेवार है। और यूरोप से रिश्ते खराब करने के पीछे कोई रणनीति, और ये नौबत आ गई है कि नेटो के टूटने तक की स्थिति पैदा हो गई है। ये ओमकार जी बड़ी हैरानगी वाली सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। इसका जवाब एक्चुअली मिलता नहीं, क्योंकि नेटो में अमेरिका सबसे बड़ा फाइनेंसर था, वो तो पता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये समझना नेटो बना क्यों था। नेटो बना था वारसा के खिलाफ। वारसा उस टाइम यूएसएसआर लीड करता था। तो इसका मतलब ये है, और ये यूएस की पॉलिसी भी है, कि आग को अपने घर से दूर लगा के रखो। तो बड़ा सिंपल ये था कि पैसे मैं दूंगा, फौज में भेजूंगा, लड़ना आपको ईस्ट यूरोप के साथ, रशिया यूएसएसआर के साथ लड़ना आपको यूरोप के अंदर ही है। तो नेटो की जो स्ट्रेंथ है, पैसा और यूएस को छोड़ के, वो इनकी जो बेसिस हैं, कहीं इनके मिसाइल डिप्लॉयड है, कहीं पर इसके न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल डिप्लॉयड है यूरोप में। अगर इसकी कल को खटपट हो जाती है और नेटो टूट जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप ईस्ट वेस्ट हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो ग्रीनविच जो मीन टाइम लाइन को सीधा नीचे खींचे, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ जो वेस्टर्न यूरोप, बिल्कुल वेस्टर्न वाला, जो आप कह लीजिए स्पेन है, ग्रीस है, इन जगहों को छोड़ के पूरे का पूरा यूरोप बाहर निकल गया। अगर ईस्टर्न हेमिस्फेयर रशिया के पास चला जाता है, तो अमेरिका के पास रशिया के साथ लड़ने की कैपेबिलिटी यूरोप में नील हो जाती है। आपके पास फुट होल्ड ही नहीं है। तो जितनी मर्जी पावर लेके आए, जितने मर्जी जहाज लेके आए, आप दूसरे देश जिसका आपसे बनती नहीं, उसके सॉवरन वाटर में आप एंटर नहीं कर सकते। मगर उससे भी ज़्यादा सीरियस इशू ये है, जो ट्रंप का जो हर जगह पैसा की बात करता है, ऑयल की बात करता है, तो इसने जो ट्रंप कॉरिडोर बनाया था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, और उसके बाद कैस्पियन सी बेसिकली, और उसके बाद उसने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हेड्स को अपने वहां बुला के मीटिंग की। अगर इसका ये प्लान है कि यहाँ घुस के रशिया और चाइना के बैकयार्ड में घुस के दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार गल्फ के बाद वहां पे है, वहां से गैस निकालनी है, तो क्या ये यूरोप से पंगा ले सकता है? बिना यूरोप के तो कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि मिलिटरली अमेरिका अपने आप को CAR सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, इतनी इस कैपेबिलिटी नहीं है। वहां इसको अगर प्रोजेक्शन रखनी है या कुछ दबदबा बचाना है, तो उसको यूरोप की हेल्प चाहिए। और जो हम बात करेंगे, अगर यूरोप रशिया की गोद में जाके बैठ गया, तो दैट मीन्स अटलांटिक के ईस्ट की तरफ अमेरिका का पत्ता साफ हो गया। फिर बचा क्या? अटलांटिक के वेस्ट में अमेरिका, अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक, पैसिफिक के वेस्ट में चाइना और रशिया। तो बस आप क्या देख रहे हो? अमेरिका सिर्फ अमेरिका का सुपर पावर बना, नॉर्थ अमेरिका साउथ, और साउथ अमेरिका में ढूंढने लगो वेनेजुएला, मेक्सिको, ब्राजील, सारे आपके दुश्मन। तो एक पता नहीं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यूएस का प्रेसिडेंट है, वो अकेला नहीं चलता, उसके साथ थिंक टैंक चलते हैं, और इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। ट्रंप को हम ये कह सकते हैं कि जो लोग पर्दे में किया करते थे, ये शरेआम करता है, मुंह खोल देता है, उल्टा पुल्टा बोल देता है, नकलें लगाता है। मतलब एक फ्रेंच प्रेसिडेंट का आप SMS दिखा रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज दिखा रहे हो दुनिया को, कौन करता है? तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि
जितना ये ब्रैश है, इतना ये ब्रैश, इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, थिंक टैंक सोच रहे हैं, इसका काम करने का तरीका बदला है। अमेरिका का जो एम नहीं बदला, जो मुझे लग रहा है, और एम बड़ा क्लियर है, उसको आज की डेट में अपने डॉलर को बचाना है, अपने अंदर की इकॉनमी ठीक करनी है, और चाइना को रोकना है। रशिया को तो अब देखो यूक्रेन में अटका रखा है, चाहे वो उसको भाईबंदी कर लियो कि तू थे ले, यूक्रेन का जो हिस्सा लेना कर ले, ठोक ले, चाइना इसकी थ्रेट है। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर जो हम अगर ओवरऑल जो पागलपन अमेरिका का नज़र आ रहा है, तो वो तीनों चीज़ों दिखता हुआ नज़र आता है। तेल के चक्कर में से वेनेजुएला को ठोका, ऑयल एंड डॉलर के चक्कर में, उसके चक्कर में ये क्यूबा को धमका रहा है, उसके चक्कर में ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। जब तक बात आती है चाइना को कंटेन करने की, तो आप देखिए इसका सी पैक किसने खत्म कर दिया, सी मैक किसने खत्म कर दिया, वेनेजुएला का ऑयल सप्लाई बंद कर दी। और अगर रशिया के साथ इसका एग्रीमेंट हो चुका अंडर द टेबल, जो लोग कह रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच में कुछ हुआ है, तो उसमें जो मेन सप्लाई आज चाइना अगर ये ईरान का काट दे, वेनेजुएला का 5-7% था, तो मेन ऑयल सप्लाई जो है चाइना को वो आ रही है रशिया से, पाइपलाइन, 2 पाइपलाइन से। अगर उसमें से एक पाइपलाइन बंद हो जाती है या रिड्यूस की जाती है, तो चाइना वल्नरेबल हो जाएगा। तो और तीसरी बात रही इसकी डोमेस्टिक का जो है, तो डोमेस्टिक इकॉनमी को ठीक करने के चक्कर में इसको तो जीरो टैरिफ करना चाहिए, इसने टैरिफ बढ़ा दिया, वो भी इसकी बात समझ नहीं आती, मगर उसमें कुछ मेथड है, क्योंकि जब आपके ऊपर 37-48 ट्रिलियन कर्ज चढ़ा हो, तो आप टैरिफ जीरो नहीं कर सकते। तो एक तरफ से देखो तो इसकी मैडनेस में एक मेथड है। हाँ, करने का तरीका शोशा जो दिखता है हमें वो बड़ा अजीब सा दिखता है, तो हम थोड़ा अपसेट हो जाते हैं, बट वो अपने प्लान पे काम कर रहा है। कितना सक्सेस होगा, दुनिया कितना क्योस में घुसेगी, वो समय ही बताएगा। अपने लिए वो ठीक ही कर रहा है जी। 1 साल में तो आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को ही एक तरीके से हिला कर रख दिया। अभी 3 साल बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन 3 साल पूरे होने से पहले ये खुद ही हिल जाएँ? पॉसिबिलिटी है। मिड टर्म इलेक्शन देखिए अभी क्या लेके आते हैं, और एक बार मेरे मुंह से निकला और मैं अभी भी लगता है कि वो सही, उस पर विश्वास है कि हो सकता है अमेरिका का नक्शा ना बदल जाए। आज के अमेरिका का ये लास्ट प्रेसिडेंट ना हो। जब ये आया था तो ऐसे ही बातों बातों में बात निकली थी, जो उसका स्टाइल है, क्योंकि अमेरिका की जो फेडरेशन सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम, वो हमारे इतना स्ट्रांग नहीं है। वहाँ फेडरल मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस है स्टेट्स को। तो ऐसी स्टेट जैसे हमारे यहाँ बात उठती है जी, देखो जी रेवेन्यू साउथ इंडिया कमाता है और नॉर्थ इंडिया पे खर्च हो रहा है, ऐसे वाली वहाँ भी स्टेट्स हैं जो सोचती हैं कि भाई हमारा पैसा लेके यूएस चलता है, तो हम यूएस को क्यों दें, हम अपनी स्टेट को डेवलप क्यों ना करें। तो उनका जो फेडरल सिस्टम है ना, लूज है। लूज इन द सेंस कि जो छोटी स्टेट्स हैं उनमें पावर ज़्यादा है, सेंटर की अपनी पावर है बट ज़्यादा, हमारे वाला हिसाब नहीं है। तो क्या पता अब क्या 3 साल बाद क्या होता हो, नज़र आएगा। और 3 साल जैसे आपने कहा पूरे कर भी पाएगा, वो भी एक सवाल है। और फिर मरने मारने की बातें करता है, तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरे एक जरा ये भी समझाइए दर्शकों को, ये यूएई प्रेसिडेंट की अचानक भारत यात्रा क्यों हुई? अचानक पता लगा के आ रहे हैं और सिर्फ 2.5-3 घंटे भारत में रहे, कुछ समझौते हुए, कुछ ऐसी चीजें भी हुई होंगी जो घोषित नहीं हुई हैं। तो क्या था उनके अचानक भारत आने के पीछे? ओमकार जी, टाइम इज रनिंग आउट। बहुत इश्यूज पे टाइम हाथ से भागता हुआ चला जा रहा है। अब हमको ये कहे कि जो ठीक है, कोई डिफेंस पैक्ट नहीं हुआ, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई, गोल्ड की बात हुई, ट्रेड की बात हुई, सऊदीज पाकिस्तान का आई थिंक 2 बिलियन की 4 बिलियन था, यहाँ 200 बिलियन की बात होगी। तो ये बातें 1.5 घंटे या 1 घंटे में तो हो ही नहीं सकती। तो नेचुरली इसके पहले स्टाफ वर्क हुआ है, डिप्लोमेटिक लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे सब टाई अप हो रखा है। उनका एकदम से आना ये भी दर्शाता है कि भाई जो उनको उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करना था, जो भी पैक्ट्स जो भी है, वो अभी टाइम नहीं है, अभी कर लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों। अगर ईरान देखिए अभी यूएई क्या कर रहा है, सऊदी अरेबिया अमेरिका का पिट्ठू रहा है शुरू से, सामान खरीदता भी है, उसके डॉलर को वही सेव करता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का होल्ड था ओपेक के ऊपर। लेकिन हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे अभी तेल की प्रोडक्शन एंड तेल की डिमांड आने वाले 8-10 साल में और कम हो जाएगी। और जो ये अनस्टेबल गल्फ ये क्रिएट कर रहे हैं, अगर ईरान पे कल पंगा करते हैं, तो आपको क्या लगता है उसका इम्पैक्ट तेल की सप्लाई पे बहुत एडवर्सली पड़ेगा। सऊदी अरेबिया के जितने ऑयल फील्ड हैं वो सारे शिया डोमिनेटेड इलाके में हैं, तो वहाँ जो स्यापे हैं वो अलग पड़ने हैं। तो सऊदी उसका पिट्ठू है,
कतर में इनका सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो कतर को पूछे भाई अमेरिका को आपसे प्यार क्यों है? अमेरिका से को कतर जैसी बेवकूफ जैसे देश से इसलिए प्यार है कि कतर जो है पूरी दुनिया में फंडामेंटलिज्म फैलाता है, पूरी दुनिया में स्पॉन्सर कर रहा है उग्रवाद, रेडिकल इस्लाम, लेकिन बहुत अमीर है। यूएई ने यही किया, उसने कहा भाई देखो, यूएई ने कतर और सिंगापुर को ऐड करके अपने आप को बनाया, मतलब पैसा इनके पास था, तेल सूख रहा है, इनके तो 9 में से 2 स्टेट में तेल सूख चुका है, लेकिन दुनिया का कोई बड़ी कंपनी नहीं है जिसका दुबई में ऑफिस नहीं है। इन्होंने एक अच्छी कंट्री क्रिएट की, दुबई इज वन ऑफ देम ना, यूएई एक एमिरेट है, दुनिया भर के ऑफिस वहाँ पे हैं, सेकुलर मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद सेकुलर कल्चर है वहाँ, आप सर तन से जुदा की बात नहीं कर सकते, सर तन से जुदा आ खत्म करते करते आप जेल के अंदर होते हैं। तो इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जिसमें इन्होंने टेक्नोलॉजी की प्रेफरेंस दी, अच्छे लाइफस्टाइल की प्रेफरेंस दी, एक स्टेटस सिंबल बना दिया, बुर्ज खलीफा में खाना नहीं खाया तो क्या खाया, तो इन्होंने अपने को उस पर खड़ा किया। अब जब सामने दिख रहा है कि एक दुनिया में चर्न आ रहा है कि पावर, ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है, जिसको अमेरिका बचाने की कोशिश कर रहा है कि वेस्ट में रहे और रशिया और इंडिया चाइना, हमारा ये कोशिश है कि ब्रिक्स के नाम पे इधर को आ जाए, तो इसको साइड चुननी थी। इसने कतर के साथ इसकी बनती नहीं, सऊदीज के साथ इसका ओके ओके रिलेशनशिप था, तो इस और ईरान के साथ ये ओपनली हाथ मिलाता नहीं, लेकिन इसराइल के साथ इसका अब्राहम अकॉर्ड रखा है। तो अगर आप देखें तो जब साउथ अरेबिया बना यमन में, लोगों ने कहा हो हार गया यूएई, अगर यूएई हार गया होता साउथ अरेबिया कैसा बनता है? वो तो पाकिस्तानी जो झूठ बोलने वाले, इनके जो इंटरनेट पर चलाने वाले हैं, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। तो आप देखिए रेड सी के नॉर्थ में यमन का जो टिप है उसके ऊपर यूएई का इन्फ्लुएंस है, इधर वो जो बना सोमाली लैंड जिसमें इसराइल का इन्फ्लुएंस है। बेसिकली आप दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड कॉरिडोर के दोनों तरफ उसके शोल्डर्स पे आप बैठ गए। उधर से हमारे साथ जो इसकी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान सऊदी के साथ, कतर के साथ, जिसको इस्लामिक नेटो वेटो सब बकवास, क्या नेटो बनेगा, वो जो बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसी काउंटरवेलिंग फोर्स एक भारत के साथ एसोसिएट करके यूएई अपने आप को मिलिटरीली, बिकॉज यूएई में एक ही कमी है, मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं है। सऊदीज के पास जैसे मिलिट्री उनकी भी स्ट्रांग नहीं है, फौज सारी पाकिस्तानी है, पायलट्स भी पाकिस्तानी है, बट उनके पास अवैक्स है, F-35 है, उनके पास खिलौने तो हैं। यूएई के पास अगर एक कमी है वो तो एक मिलिट्री स्ट्रेंथ की है, जिसमें एक भारत एक अच्छा पार्टनर दिखता है। वो जो गोल्ड का आपस में हुआ है कि उनका गोल्ड, हम सबको पता है दुनिया अभी डॉलर छोड़ना, वो गोल्ड पे जाना पड़ेगा, सिल्वर पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो इससे पहले कि ईरान में कोई आग लगे, कुछ हो जाए, वो यहाँ आए और एक ऑफिशियली 1 घंटे में, अपने 1 घंटे में तो आपको पता है कोई गेस्ट आए तो चाय आप चाय तो पिलाते ही, इतने में तो टाइम ही निकल जाता है। तो ये बेसिकली काम ऑलरेडी हो रखा था, और जो पर्दे के पीछे हुआ होना भी ऐसे चाहिए, हम ट्रंप की तरह नहीं है ना, और उन्होंने आके हस्ताक्षर कर दिए। जैसे आपने कहा कई चीज़ें बाहर आई भी नहीं, आएंगी भी नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। और इसी को अब जोड़े पाकिस्तान के साथ, अगर ईरान में कल को इन्वेजन होता है, अटैक होता है अमेरिका का, चाहे वो जिहादियों से कराए, किसी से कराए, तो पाकिस्तान रोल खेलेगा। पाकिस्तान का रोल ये होगा कि पाकिस्तान के अड्डे यूज़ किए जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि उस टाइम पाकिस्तान के पास बेस्ट टाइम होगा शरारत करने का हमारे साथ? इधर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रहा है, पाकिस्तान हमसे शरारत कर रहा है, और हम जवाब नहीं दे पा रहे बिकॉज हमारा जवाब हिट करेगा अमेरिका को डायरेक्ट। तो यहाँ भी टाइम रन आउट कर रहा है। उधर यूएई को लगा कि ईरान में जो होने वाला फसाद, उससे टाइम इज रनिंग आउट। मुझे लगता है कि हमारे पास भी सिंदूर 2 अगर चलाना है या सिंदूर 1 को कंटिन्यू करना, हमारा भी टाइम इज रनिंग आउट। हमें भी आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अगर पाकिस्तान को करना है तो अभी की विंडो है। एक बार ईरान का पंगा शुरू हो गया तो या तो हमें वेट करना पड़ेगा उसके बाद कि अमेरिका जाए उठे, या उसके पहले पाकिस्तान को चेपना पड़ेगा, उसको क्रिपल करना पड़ेगा बेसिकली उनकी लीडरशिप को। तो इसी संदर्भ में आप देखेंगे तो फिर समझ आती है क्यों वो जल्दी जल्दी आए और आके चले गए। बाकी हमारी जो यूएई के साथ बैक चैनल्स टॉक हो रही हैं, और जो अंदर और भी कई चीज़ें जो हम नहीं बोल सकते, कुछ पता भी हैं प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकते, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एक डीप एसोसिएशन है जिसमें इसराइल भी इन्वॉल्व है, यूएई भी इन्वॉल्व है, और हम भी इन्वॉल्व हैं। तो ये कारण है, वो वही है जो कि जैसे आपने कहा जिनको बताया नहीं जाएगा। जी, अभी आपने कहा कि भारत का पाकिस्तान से ऑपरेशन 2 ड्यू है, लेकिन मैं देख रहा था अजय जी, ये बांग्लादेश से जो अपने राजनयिक थे, जो स्टाफ था, उनके परिवार वालों को कहा गया कि आप लोग वहां से निकल आइए। ये कॉल क्यों दी गई है? सिक्योरिटी है या कुछ और रीजन है या कुछ तैयारी है?
ओमकार जी, आप पता नहीं, आपके प्रोग्राम पे बात हुई थी एक दिन, मैंने कहा था कि बहुत जल्दी एक टाइम आएगा जब हमारी स्पेशल फोर्सेस हमारी एम्बेसी को इवैक्यूएट करेंगी ढाका से। और मैंने ये भी कहा था कि जो हमारे आसपास के जो कंसुलेट हैं जो चिटागोंग में है, उन सबको क्लोज करो और मिनिमम स्टाफ रखो आप ढाका में, ताकि उनको एक लिफ्ट में वहाँ से उठा सकें। क्योंकि देखिए, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि हमारे अंदर के पाकिस्तान, भारत के अंदर जो पाकिस्तान है, और बांग्लादेश और पाकिस्तान पर से, इन तीनों की जो माँ है वो पाकिस्तान है। अगर हम पाकिस्तान को सीधा कर दें, उसको क्रिपल कर दें, तोड़ दें, मरोड़ दें, तो हमारे अंदर वाले भी शगुफे चुप हो जाएंगे और हमारे जो ईस्ट बंगाल वाले, जो ईस्ट पाकिस्तान है, उसकी भी माँ मर जाएगी। और वो लॉजिकल है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारा बांग्लादेश के अंदर फ़ौज भेजें और वहाँ पे अपनी फ़ौज फंसा लें, अपने ब्रिजिंग इक्विपमेंट फंसा लें और फिर इधर पीछे हम दूसरा फ्रंट खोल दें। ज़रूरत ही नहीं है। उस लॉजिक से अब देखेंगे, और जो लॉजिकल है कि जब पाकिस्तान के ऊपर कुछ करेंगे, तो इन्होंने पीछे जो वो हाडी वाडी की मरने के बाद जो कंसुलेट पे आके पत्थरबाजी की और इसको जलाने की कोशिश की, न्यूज़पेपर ऑफिस जला दिया, तो एक थ्रेट क्लियर है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी और फोर्सेस साइड पे खड़ी हो जाती हैं, जहाँ तो ना वहाँ पर वो खड़े होके रोके और उसको प्रोटेक्शन दे कंसुलेट को, वो तो करते नहीं, तो साइड पे खड़े हो रहते हैं। जी जी। फिर लॉजिकल बनता है कि पाकिस्तान पे कोई एक्शन होगा, उसका रिएक्शन बांग्लादेश में औकात तो है नहीं हमारे साथ कुछ ऐसे करे, तो यही कुछ करेगा। हमारी जो वल्नरेबिलिटी है बांग्लादेश में, वो हमारी दूतावास है, उस दूतावास के स्टाफ को या बिल्डिंग को जलाने की, हार्म करने की कोशिश करेगा। तो लॉजिक बनता है कि हम अपना वल्नरेबिलिटी कम करें, पॉसिबिलिटी को ख़त्म करें जिसपे हमारा नुकसान हो सके। जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी है अजय जी, और इतना समय निकाला, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।